नमस्कार मित्रों, आज हम अगली कक्षा तक चलते हैं। कल हमने 50 प्रश्नों तक हमने प्रश्नों को हल कर लिया था। अगर किसी मेरे मित्र ने कल वाली कक्षा नहीं देखी है तो पहले कल वाली कक्षा ज़रूर देख लें, 50 प्रश्न तक हल कर लें और फिर आगे कक्षा में बढ़ें। और वही अपना तरीका, आप प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को रोक लीजिएगा बीच में और उसके बाद में चालू करके वापस देखिएगा कि क्या उत्तर होगा, कि आपने जो उत्तर दिया वो सही था या नहीं था। देखिए मित्रों, हम आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला जो प्रश्न है वह है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। 51वां प्रश्न है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो देखिए, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, कमज़ोर के कारण लड़के से चला नहीं जाता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि भाववाच्य है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसमें कर्म नहीं है। देखिएगा, उठ, यहाँ पे कर्म देखेंगे तो कर्म होता है कर्ता की प्रिय वस्तु, और कर्म होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर देखेंगे तो मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, यहाँ पर कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य तो नहीं है। और कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही है। यहाँ पर राधा से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, राम से भी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो ये निश्चित तौर पर भाववाच्य का उदाहरण है, ये उत्तर नहीं हो सकता। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये भी भाववाच्य का उदाहरण है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। आगे, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, ये भी कर्म नहीं है, भाववाच्य का उदाहरण है। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे ये प्रश्न के सारे ऑप्शन भाववाच्य के हैं। देखिएगा, सब में भाववाचक क्रिया आ रही है, कर्म नहीं है, क्रियाकर्ता के अनुसार भी नहीं बदल रही है। इसका मतलब इस प्रश्न में बोनस मिला है। ये प्रश्न बोनस का प्रश्न था मेरे हिसाब से, तो आगे चलिएगा। यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं होगा, चारों ऑप्शन अशुद्ध हैं, चारों भाववाच्य के ही हैं। आगे बढ़िएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो देखिए, मत्स्य एकदम शुद्ध है, वापस नहीं होता, वापस सही है, सृष्टि सही है, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है मित्रों, दृष्टा होता है ना, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर इज द राइट आंसर। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन बुधवार, दंपति, द्वितीय, वयस्क। तो आप निश्चित तौर पर उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर सही बुधवार गलत लिखा हुआ है, द्वितीय बेड़ा आता है, वयस्क होता है, वयस्क नहीं होता, तो यहाँ पर दंपति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हास परिहास होता है, हार परिहास नहीं होता। 4 नंबर इज द राइट आंसर। आगे 55वां प्रश्न, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। वही प्रश्न सेम का सेम, पर ऑप्शन चेंज बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा उत्तर सही जाएगा। हर्ष विषाद, स्वकीय परकीय, वैतनिक, संवैतनिक और जड़ चेतन। अगर आप गौर करेंगे तो सीधा सा उत्तर पड़ा है वैतनिक, संवैतनिक नहीं होगा, अवैतनिक होता तो सही उत्तर होता। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? देखिए मित्रों, सारे शब्द अशुद्ध हैं। अच्छा प्रश्न पूछ रहा है अगला, कौन से शब्द अशुद्ध हैं? तो भवनिष्ठ धातव्य शुद्ध है। देखो, ध्यातव्य होता है निश्चित तौर पर, भवनिष्ठ धातव्य अशुद्ध हैं। धातव्य, भवनिष्ठ, धातव्य और भवनिष्ठ, यहाँ पर उत्तर जाएगा 3 नंबर। धातव्य और भवनिष्ठ जो शब्द हैं दोनों अशुद्ध हैं। यहाँ पर ध्यातव्य होना चाहिए था और भवनिष्ठ होना चाहिए था। आइएगा, भवत प्लस निष्ठ, ये भवनिष्ठ होना चाहिए था। ठीक, आगे चलिएगा, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 57 नंबर का प्रश्न, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखिएगा, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे उन सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। अगर आप गौर करेंगे तो संयुक्त वाक्य वही होता है जो दो वाक्यों के कनेक्शन की बात करता है और बीच में कंजक्शन आएगा। कंजक्शन आप देखेंगे गौर करके तो एक ही उदाहरण में आ रहा है 3 नंबर में। तो उत्तर जाएगा मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। आगे चलें। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। प्रश्न है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, बताइएगा, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। अगर आप गौर करेंगे तो मित्रों यहाँ पर मैंने करता है, पढ़ाई क्रिया है और इच्छा किसको पढ़ाना है, लड़के को, और एक पुस्तक पढ़ाना। तो अगर आप देखेंगे दो इच्छाएं हैं और जो अगर वाक्य में कर्ता की दो प्रिय वस्तु हो तो वहाँ पर द्विकर्मक माना जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो क्रिया का भेद है वो द्विकर्मक माना जाएगा। आगे बढ़ें। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य देखकर बताइएगा कौन सा है। अभी अपन ने बात की थी संयुक्त वाक्य की, अगर आप गौर करेंगे तो आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ये सीधा सा उत्तर पड़ा है, बीच में लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न 60वां। निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। सरल व साधारण वाक्य कौन सा है? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सरल व साधारण वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। देखिएगा, यहाँ जब आपके सामने कोमा लग रहा है तो वो साधारण वाक्य नहीं होगा, एक ही लाइन में होना चाहिए, दो वाक्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक वाक्य एक ही दिख रहा है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। ये एक वाक्य है पूरा और ये दो दो वाक्य हैं, तो उत्तर नहीं हो सकते। 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। और अगला है, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो आपके सामने पूरी बात है। अगर आपने मुझसे कक्षाएं ली हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत नॉर्मल बन जाते हैं और सीधा सा उत्तर है 4। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता। देखो, क्रिया विशेषण हमेशा केवल क्रिया की विशेषता बताता है, सर्वनाम की नहीं बताता। सर्वनाम की बताने वाला तो विशेषण होता है। तो इसका उत्तर जाएगा 4 नंबर। आगे चलिएगा। 62। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ। वह सारी रात भर जागता रहा। अच्छा प्रश्न है, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तेरी बात सुनते, यहाँ पर होगा मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो नहीं मित्रों, ये गलत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये निश्चित तौर पर सही उत्तर है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध वाक्य है और सारे गलत है। 63वां प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिएगा, दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। 4 ऑप्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। अशुद्ध वाक्य बताना है तो दाल में कुछ गिरा है शुद्ध है, गलत नहीं है। वह बुरे आदमी नहीं है, वे बुरे आदमी नहीं हैं, यहाँ पर आता तो वे बुरे आदमी नहीं, यहाँ पर बहुवचन बन जाता और वे शब्द का प्रयोग करते तो वह नहीं आएगा, वे आएंगे। ठीक, 2 नंबर इज द राइट आंसर, अशुद्ध शब्द है। अगला, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सोचिएगा मित्रों, वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य, विधेय। और किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है।
किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अगर आप गौर करेंगे मित्रों, तो अगर आप इस सही कथन नहीं पूछ रहा, नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही उत्तर जाएगा किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। नहीं मित्रों, कोई जरूरी बिना कर्ता के भी वाक्य बनता है ना। राधा हंसती है तो राधा कर्ता है और हंसना क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो निश्चित तौर पर 3 इज द राइट आंसर होगा। आगे चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, अगर आप गौर करेंगे, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर जाएगा मित्रों, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। आपको शुद्धि अशुद्धि समझने के लिए कक्षा लेनी पड़ेगी मित्रों। कुछ चीज़ें आती हैं जिनको अपन शुद्धि अशुद्धि के नज़रिए से देखते हैं, पर अगर आप कक्षा लेंगे तो ये प्रश्न भी आप सही कर पाएंगे। आगे आइएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका मतलब अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध वाक्य है। बेफालतू बात मत करो। अगला, देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो अशुद्ध कौन सा है देखिए। यहाँ पर अगर देखेंगे, बेफालतू शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर फालतू बात मत करो, या बेफालतू का मतलब, बे का मतलब यहाँ पर नकारात्मक, बे के बिना, बे का मतलब होता है के बिना, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तर जाएगा बेफालतू बात मत करो, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। आगे 67, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है देखिएगा। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। यह वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, गौर करिएगा। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं और यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। तो रमणीक विशेषण का काम कर रहा है और 3 नंबर इज द राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। आदि और आदि, तो बताइए आदि और आदि। अगर आप देखेंगे आदि छोटा है तो निश्चित तौर पर अद्य को बताता है, अर्थात प्रारंभिक काल को बताता है, आरंभ को बताता है। तो आरंभ, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और आदि, आदि शब्द का मतलब होता है अभ्यस्त। तो यहाँ पर 2 नंबर इज द राइट आंसर जाएगा, आदि। ठीक है, आरंभ और अभ्यस्त। आगे चलिएगा, अगला है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, नहीं। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के समीप नहीं। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह, कन्या सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। निश्चित तौर पर इसका सही उत्तर जाएगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, है ना, ध्यान रखिएगा। अश्वमेध खुद में यज्ञ है, का घोड़ा पकड़ा गया, तो ये सही उत्तर जाएगा 69 का। अगला है निम्नलिखित में गलत कथन है। गलत कथन को छांटिए। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ संबंधवाचक शब्द जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंक या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है।
सही है। देखिए यहाँ पर गलत कथन होगा, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ संबंधवाचक शब्द जैसा होता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, तो उनके साथ कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता अंत में, है ना, ये गलत है, नहीं लगाया जाता आना चाहिए था, यहाँ लगाया जाता लिख दिया। इसका 2 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो देखिए बच्चों, अच्छा प्रश्न है, मुहावरे से संबंधित है। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी, तो बताइएगा क्या होगा। अगर आप देखेंगे बात छोटी सी थी और बड़ा चढ़ाकर कर दी, तिल का ताड़ बना दिया, तो निश्चित तौर पर तिल का ताड़ बनाकर आपका सही उत्तर होगा। निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया होगा। अगला है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है, सिर मुंडवाया और ओले पड़ गए, इसका मतलब काम तो अच्छा कर रहे थे और उससे पहले विघ्न पड़ गया। तो बहुत यहाँ पर अगर देखें, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना। ठीक है। अगला, गागर में सागर बढ़ना भावार्थ है। सिंपल सा है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, तो निश्चित तौर पर गागर में सागर बढ़ना। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शित करना, अगर आप देखेंगे, और नष्ट होने के करीब पहुंचना, अगर कोई कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और उसका एकदम जो दिनमान अभी का मड़ा ही चार नहीं भयंकर और नष्ट होना कगार पा रहे है, तो ऐसी स्थिति में चींटी के पर निकलना, सीधी सी बात अपन कहते हैं चींटी का पर निकलेगा। ठीक है, आगे आइएगा। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। तो देखिएगा ये कितनी अच्छी प्रश्न पूछ रहा है। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ हुआ तो हताश उद्यमी क्या कहेगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या कहेगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आगे आइएगा। 76 नंबर प्रश्न है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो ध्यान रखिएगा, जो गलत संगत में कोई आदमी फंस जाता है ना, उसका बुरा ही होता है। इसका अर्थ यही है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, करेला भी खा रहा नीम भी खा रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी सही लाइन बैठती है, हाँ, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, कुसंग से बुरे का भी अधिक और बुरा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, घड़ों पानी पड़ना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, सही है। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, सही है। नाक भौं तभी सिकोड़ते हैं जब किसी के प्रति अरुचि हो, अप्रसन्नता हो। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, ये भी सही है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 नंबर उत्तर नहीं हो सकता, 3 नंबर उत्तर नहीं हो सकता। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, असंभव कार्य है, ये किसी निर्दोष पर लांछन लगाना ये नहीं होगा। घड़ों पानी पड़ना, इज्जत जाना मित्रों, बहुत वर्षा होना नहीं होगा। घड़ों पानी पड़ना, घड़े से पानी पड़ता है, इसका मतलब इज्जत उछलती है मार्केट में, ये बात है। आगे आइएगा। आग बबूला होने का भावार्थ है। आग बबूला होना, ये तो सबसे सिंपल है, इसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है। ये मेरे मित्र कब के उत्तर कर चुके हैं। अत्यधिक क्रोध आना, अत्यंत क्रोध आना, 3 नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है। तो यहाँ पर देखिएगा, सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चों को चलना सिखाना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना। ये तो फ्री फोकट का प्रश्न है, 2 नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में पूछ रहा है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। देखिए अंग्रेजी के शब्द हैं, तो अगर आप देखेंगे जुडिशियस न्याय सम्मत होता है, विधि सम्मत नहीं होता। एपीएसमेंट यानी तुष्टिकरण, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एपीएसमेंट का मतलब तुष्टिकरण होता है, और ये तीनों गलत हैं, है ना। अगला,
किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइएगा। अगर आपको अच्छा आ रहा है तो हिंदी सही प्रयोग नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता यहाँ पर नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे 82वां प्रश्न, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? असंगत है, देखिएगा नकारात्मक प्रश्न है, गौर कीजिएगा। लोकोक्ति का भावार्थ गलत है, तो चोर की डाडी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नहीं, निशंक नहीं, चोर की डाडी में तिनका यानी अपराधी का निशंक नहीं होगा मित्रों, है ना। तो चोर की डाडी में तिनका ये भावार्थ असंगत है, ध्यान रखिएगा। चोर की डाडी में यानी कोई ना कोई उसमें जालसाजी है, ऐसी बात आएगी, तो इसका उत्तर 1 नंबर जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण की एकदम सही है। सांच को हाथ नहीं, सच्चा व्यक्ति नहीं था, ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते, ये तीनों सही थे। चोर की डाडी में तिनका ये गलत था। आगे अगला आया है, जुरिस्डिक्शन के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो मेरे क्षेत्राधिकार की बात आ रही है निश्चित तौर पर, क्षेत्राधिकार। अगला 84वां, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, तो अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहुंच, निश्चित तौर पर पहुंच होता है। अप्रोच, मेरी अप्रोच यहाँ तक लगा दो। उपमार्ग, छोटा मार्ग या दूसरा मार्ग, पास का मार्ग। दृष्टिकोण अप्रोच होता है, सिफारिश नहीं होता, अप्रोच सिफारिश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर जाएगा 4, अप्रोच का मतलब सिफारिश नहीं होता। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, देखिए कितना शानदार ही घुमाकर बना रहे हैं। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक, फिर धीरे से नहीं लिख दिया। नकारात्मक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नहीं नकारात्मक प्रश्न है, तो प्राधिकार नहीं साहब, अधिकारी विद्वान, लेखकीय अधिकार, देखिए लेखकीय अधिकार इसका सही उत्तर होगा। अथॉरिटी शब्द नहीं है, लेखकीय अधिकार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है 86, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? बताइएगा। सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्ष्मी, लेजिबल, सुवाच्य, एक्ट, अधिनियम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो ट्रांसपोर्ट आरपीसी के अनुसार माना गया था, आयात और निर्यात। आगे, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? गलत पारिभाषिक शब्द है, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे जेवेलाइन कोर्ट जो कि किशोर न्यायालय होता है, सही है निश्चित तौर पर। एप्रियंटिस प्रशिक्षण, निश्चित तौर पर प्रशिक्षण सही है। आगे एडिमेंटी क्षतिपूर्ति और रेम्ब्यूसमेंट जो प्रतिपूर्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर एप्रियंटिस प्रशिक्षण दिया हुआ है मित्रों, देख लीजिएगा आप लोग। आगे ग्रोस मिसकंडक्ट के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ग्रोस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा ग्रोस यानी घोर, और ग्रोस यानी घोर कदाचार, मिसकंडक्ट यानी कदाचार। निश्चित तौर पर 2 उत्तर इसका जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो निश्चित तौर पर तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत, सट प्लस आनंद, सडानंद, वाक प्लस इस, वागी, सत प्लस चरित्र। देखिए मैंने आपको हमेशा एग्जाम में बताया है, और बहुत सारे कक्षा में यूट्यूब में तत् ही बता देते हैं। नहीं मित्रों, मूल शब्द तत् नहीं होता, तद होता है, तद। और ये मैंने आपको कक्षा में सबको लिखा रखा है, अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो मैंने तद लिखा रखा है। इसका उत्तर जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो मित्रों बताइएगा संधि रहित कौन सा है। देखिए मित्रों, ये कक्षाएं ऑथेंटिक कक्षाएं मिलती हैं आपको, जिसमें निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और देखो अंग्रेजी शब्दावली बहुत कम, मुझे भी इतनी नहीं आती, पर मैं कोशिश करता रहता हूं अंग्रेजी शब्दावली के लिए। पर अगर आप देखेंगे हिंदी के रूप में, तो तत् शब्द का प्रयोग, कितना शानदार प्रश्न पूछा था। और तद मैं हमेशा कक्षा में ऊपर कॉपी के माथे पर लिखाता हूँ तत् और तद के बारे में। तत् गलत है, तद सही है, ये मैं लिखवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना शानदार प्रश्न था और उत्तर मिल गया तुरंत ही। आगे बताइएगा, अगर आप देखेंगे
निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि नहीं, अनु प्लस छेद संधि है मित्रों, ये उत्तर नहीं हो सका। परि प्लस नाम परिणाम ये होता है। तद प्लस लीन तल्लीन ये भी नहीं होगा। फलस्वरूप नहीं है साहब, फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिएगा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। सच्छास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र होता है, सबको कॉपी में लिखाया मिल जाएगा उदाहरण। आद्योपांत, आदि प्लस उपांत, आद्योपांत कैसे बनेगा साहब? इसका उत्तर 2 नंबर गलत है। आदि प्लस उपांत, आद्योपांत नहीं बनेगा, आद्योपांत बनेगा, है ना। यण संधि का बनेगा, यहाँ गुण संधि का बना दिया है। आगे चलिएगा। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? बताइए। रवि प्लस इंद्र, देखिए मित्रों, अगर आप देखेंगे इन्होंने पहले ऑप्शन में गलती कर दी, और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ सीकर के स्कूल का कक्षा में, तो रविंद्र इज़ द राइट आंसर, और जो कि रविंद्र लिखा हुआ गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी। इनमें से कौन सा शब्द संधि गलत है? कौन सा जो संधि शब्द है वो गलत है? कौन सा है देखिए भाई, चेक कीजिएगा। सत प्लस जन, चित प्लस मय, सत प्लस गति, सत प्लस मार्ग। तो अगर आप देखेंगे तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होगा, ध्यान रखिएगा। वाक प्लस मय वांग्मय बनता है, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग बनता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ सद्मार्ग नहीं बनेगा, सन्मार्ग बनेगा। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित नहीं होगा, वही अभी देखो गलती कर दी इसने, अभी आद्योपांत वाला पूछा था, वही गलती है, ये पहला उत्तर नहीं है, अशुद्ध है, स्त्रियोचित बनेगा। गति अवरोध, गत्यावरोध, गति अवरोध, गत्यावरोध नहीं बनेगा, गत्यावरोध। देखो बहुत बार एग्जाम में आपको मैं गति प्लस अवरोध के बारे में बताता हूँ, शुद्धि अशुद्धि में भी लिखाता हूँ, तो गत्यावरोध बनता है, गत्यावरोध नहीं बनेगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, निश्चित तौर पर 3 नंबर इज द राइट आंसर। ये कक्षा में लिखा है, वो उदाहरण आते हैं तो ध्यान रखिएगा। राम प्लस ईश नहीं होता, राम प्लस ईश रमेश नहीं होता, ये गलत बन गया, राम प्लस ईश रमेश नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सीधा ही अलग पढ़ाइए। आगे, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो नील गाय, नीली है जो गाय, देहलता, देहल रूपी लता, लघु कथा, लघु है जो कथा, आप बीती, आप पर बीती, पर आते ही आपको पता है तत्पुरुष समास हो जाता है, और वो भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो बताइएगा। अगर आप गौर करेंगे तो आमरण नहीं होगा, आमरण में कौन सा समास है? मरण तक, मरण पर्यंत, आ और यावत तक या भर मैंने बता रखा है। अव्ययभाव समास होगा। कामकाज नहीं होगा, मंद बुद्धि नहीं होगा, कर्मधारी है। तुलसीकृत, तुलसी से कृत, सीधा उत्तर पड़ा है। से कृत, कर्ता ने कर्म को करण से, ये बातें जब भी आती हैं तो तत्पुरुष समास के उदाहरण में चली जाती हैं। आगे, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो परमपिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। तो बताइएगा मित्रों, किस समास में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास मैंने आपको बखूबी समझा रखा है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर माता पिता प्रधान है, हानि लाभ प्रधान है, चाल चलन प्रधान है, पर परम पिता नहीं है। परम है जो पिता होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण चला जाता है। ये द्वंद्व समास के पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो परम पिता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आराम से सोच समझ के बताइएगा, उपसर्ग रहित कौन सा है? दोनों को, उपसर्ग और शब्द को अलग अलग कर लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो आ प्लस कार, आ प्लस नंद आनंद, आ प्लस रोह आरोह, आ प्लस सन नहीं होता मित्रों। आसन खुद में एक शब्द है, आसन, ध्यान रखिएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अच्छा प्रश्न है। उपसर्ग और प्रत्यय देखो, आलंकारिक उपसर्ग नहीं है, सुंदरता उपसर्ग नहीं है, अधुनातन उपसर्ग नहीं है, तो अधिकारी, अधि प्लस कारी, है ना, उपसर्ग युक्त है, अधि प्लस कार प्लस ई, ध्यान रखिएगा। मूल शब्द क्री धातु, और यहाँ पर आर प्रत्यय या ई प्रत्यय लगा लीजिएगा, ई प्रत्यय मान लीजिएगा, अधि प्लस कारी शब्द बन जाएगा, अधि उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये तो सिंपल सा ही उदाहरण है, सीधा सा बता दोगे। प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मैंने बखूबी बताया प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में। मन चाहा, मन से चाहा, गौशाला, गो के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। शीत और उष्ण, यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हमारी इस पेपर को लेकर समाप्त होती है। इसी प्रकार स्नेह और प्यार बनाइए रखिए और मेहनत कीजिएगा। अगली चीज़ें मैं लेके आता हूँ,
कौन सा टॉपिक लाना है या कोई पेपर सेट लाना है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई आपको विशेष टॉपिक पढ़ना है तो वो मैं लेके आता हूँ, और आप प्रश्नों को अगर जारी रखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।